हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 19 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे सेशन। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 55th एनुअल मीटिंग ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपकी डावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू 55th एनुअल मीटिंग जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हुई थी। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसकी थीम आपकी थी इस मीटिंग की कोलैबोरेशन फॉर अ इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इस मीटिंग के दौरान 13th न्यू इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं वो आपके ज्वाइन किए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव को, जिसमें से कौन कौन सी कंट्री शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, थाईलैंड एंड यूके के क्लस्टर्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है इस इनिशिएटिव को। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 7 कंट्रीज फ्रॉम द अफ्रीका इंक्लूडिंग अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वातेमाला, केनिया, सेनेगल एंड तंजानिया, इन 7 कंट्री ने ज्वाइन किया है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप और टोटल कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया है इस पार्टनरशिप को ये अब हो गई हैं 25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट जिसका नाम है नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट जनवरी 2025 की, ग्रोइंग इकोनॉमिक, मतलब यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेशन दिया है कि जो ग्रोइंग जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है आपका ये डिक्रीज होगा, ये बेसिकली डिक्रीज करेगा ग्लोबल जीडीपी को बाय 5.7 ट्रिलियन US$ और अप टू 5%। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे बोल रहा है ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से बताना था कौन सा करेक्ट है, तो सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट रिलीज की गई थी इस मीटिंग में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ये आपका जो है इंक्रीज होगा मोर देन, ये आपका इंक्रीज होगा मोर देन 5%। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एक तो क्या है, क्या बोला है इस रिपोर्ट में कि जीडीपी जो है वो आपका डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा मोर देन 5%, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको नोट करना है कि जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है, ठीक है, इसमें महाराष्ट्र ने ज्वाइन किया था। महाराष्ट्र जो है हमारा इंडियन स्टेट, इसने इसे ज्वाइन किया था 2022 में इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का डेलीगेशन जो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 मीटिंग के लिए, इसको लीड किसने किया था, अश्विनी वैष्णव जी ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। और इस मीटिंग में इंडिया के 8 जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया था, जैसे केरला, तेलंगाना, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स यहाँ पे शामिल थे आपके। इसके अलावा इंडिया का जो डेलीगेशन था बेसिकली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट सेशन में, जिसे इन्वेस्ट इंडिया और DPIIT ने आपका ऑर्गेनाइज किया था अलॉन्ग विद वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, दैट इज WAIPA, विद सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट अलायंस WIDA के सपोर्ट से। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर की पॉइंट्स की। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आपके इस मीटिंग में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग थी, इसमें 13 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ने ज्वाइन किया है। कौन कौन सी कंट्रीज के क्लस्टर्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडिया, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, थाईलैंड एंड यूके की जो क्लस्टर्स हैं उन्होंने इसे ज्वाइन किया था। और टोटल क्लस्टर्स की जो संख्या है वो अब कितनी हो गई है, वो आपकी 33 हो गई है, 33 हो गई है फ्रॉम दी 16 कंट्रीज। ओके, नाउ इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, जो क्लस्टर हैं ये हेल्प करेंगे हमें कि एनुअली हम 832 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन जो है उसे कम कर पाएं एंड कंट्रीब्यूट करें 492 बिलियन US$ ग्लोबली फॉर द ग्लोबल GDP। ओके, एंड साथ में ही ये जो क्लस्टर्स हैं ये सपोर्ट करेंगे 4.3 मिलियन जॉब्स को। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब इंडिया की तरफ से
5 जो नए क्लस्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला क्लस्टर आपका उड़ीसा का है, गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, जिसका मेन एम रहेगा ये अट्रैक्ट करेगा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आपके इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है काकीनाडा क्लस्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये आपका पोर्ट बेस्ड हब है, किस चीज़ के लिए? डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशंस ये बेसिकली आपका प्रोवाइड करेगा ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन के लिए। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है केरला ग्रीन हाइड्रोजन वैली। ये भी आपका सपोर्ट करेगा हाइड्रोजन पावर ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजीज के लिए। ठीक है। हाइड्रोजन पावर्ड जो आपके क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा इससे रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है मुंद्रा क्लस्टर्स फ्रॉम गुजरात। देन नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ वाला मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर फ्रॉम दी महाराष्ट्र। तो ये 5 आपके क्लस्टर्स ने ज्वाइन किया है इस WE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आपके इनिशिएटिव को। क्लियर है? नाउ अदर क्लस्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबिया का कार्टाजीना इंडस्ट्रियल क्लस्टर ने इसे ज्वाइन किया है, हंटर रीजन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जुबेल इंडस्ट्रियल सिटी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो इन सब ने भी यहाँ पे इसे ज्वाइन किया था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी है इस एनुअल मीटिंग में जो अनंत सिंह है इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन फिल्म मेकर जो हैं जिन्हें 2001 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। एंड इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ग्लोबल आर्ट्स एंड कल्चर काउंसिल। ठीक है। ये जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी वहाँ पे इसे जो है इन्हें जो है आपका अपॉइंट किया गया था। ओके। इनके अलावा अदर काउंसिल मेंबर्स जो यहाँ पे शामिल हैं आपकी, जैसे शर्मीन ओबेद चिनॉय, जॉर्ज ओम्सबर्न, रेनी फिल्मिंग, हेनी अल्रिच ऑब्रिस्ट, एंडेरा ब्रोसली। ये सारे यहाँ पे काउंसिल मेंबर्स आपके हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इस मीटिंग के दौरान जो सेक्रेटरी जनरल हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेलेस्टे सोलो, इन्होंने एक फ्रेमवर्क यहाँ पे जो है रिलीज किया था। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है ये? बिजनेस एंगेजमेंट इन अ अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए बेसिकली इन्होंने बिजनेस एंगेजमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी, एक फ्रेमवर्क यहाँ पे रिलीज किया था। ठीक है। एक वाइट पेपर यहाँ पे बेसिकली रिलीज किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? कैटलाइजिंग बिजनेस एंगेजमेंट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम, विच इज को-ऑथर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ओके। यहाँ पे ये जो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट और बिजनेसेस के साथ वर्क करेगी, एग्जीक्यूट करेगी जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी फ्रेमवर्क यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के दौरान 25th एडिशन जो आपका है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर का, इसको लॉन्च किया गया था। अब ये क्या है? ये रैंकिंग आपके प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि पब्लिक के ट्रस्ट लेवल की ऑन द गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया एंड NGOs। ठीक है। अगर ओवरऑल लिस्ट की बात करें, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो पहला नंबर आपका है चाइना का, दूसरे पे इंडोनेशिया है और तीसरे पे आपका आता है इंडिया। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज की वाइज बात करें, जैसे पीपल का जो ट्रस्ट है ऑन द फॉरेन हेडक्वार्टर कंपनीज, जैसे इंडियन कंपनी है बट उसका हेडक्वार्टर दूसरी कंट्री में है। ठीक है। या फिर जैसे आपकी मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है ना। तो ये क्या हुआ? फॉरेन हेडक्वार्टर कंपनीज। इन पे ट्रस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका कनाडा, फॉलोड बाय जापान, थर्ड नंबर पे जर्मनी, फोर्थ पे UK एंड फिफ्थ पे आता है ऑन दी 13th ये आ जाता है इंडिया। ठीक है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 13th नंबर पे है कि लोग इंडिया की ऐसे कंपनीज पे जो है ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं मोस्ट ट्रस्टेड कंट्रीज अमंग डेवलपिंग नेशन। अगर डेवलपिंग नेशन की बात करें तो इस पे अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर पे आ जाता है आपका चाइना का, जिसमें 77% ट्रस्ट है लोगों को। देन इंडोनेशिया 76%, इंडिया पे 75% और UAE पे 72%। और ऐसे नेशंस, ऐसे कंट्रीज जिन पे जो है सबसे कम जो है सबसे लीस्ट ट्रस्ट किया जाता है वो आ जाते हैं आपके जापान 37%, जर्मनी 41%, UK 43%, US 47% और फ्रांस 48%। ठीक है। तो ये लीस्ट ट्रस्टिंग नेशंस हैं, लीस्ट ट्रस्टेड आपके कंट्रीज हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है पॉइंट कि जो 31st एनुअल क्रिस्टल अवार्ड है ये भी आपके अनाउंस किए गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के
दौरान। और इन अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया था? जो चेयर विमेन है एंड को फाउंडर है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, वर्ल्ड आर्ट फोरम की, इनका नाम है हिल्डे स्वेचवेब। ओके, रेसिपिएंट्स की बात करें तो रिकॉन यामामोतो जो फ्रॉम द जापान, जो 2024 के प्रिट्जकर प्राइज ल्यूट्रेट भी हैं, इनको यहाँ पे यहाँ पे आपके रेसिपिएंट थे। देन डियाने वॉन फॉस्टनबर्ग फ्रॉम बेल्जियम, देन डेविड बैकहम फ्रॉम द यूके, इनको यहाँ पे आपको जो है इन लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी रोल्ड आउट एन ई-रूपी वॉलेट इन अ कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड येस बैंक? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी, मतलब ये पहली आपकी फिनटेक कंपनी बनी है जिसने रिसेंटली आपका रोल आउट किया है ई-रूपी वॉलेट को, किसके साथ मिलके? आरबीआई और येस बैंक के साथ। और येस बैंक यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है इनका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर मोबीक्विक। कौन सी कंपनी है? मोबीक्विक कंपनी है जिसने इस चीज को लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट के फीचर्स की, तो इसकी मदद से आप रियल टाइम पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी यूजर है वो रियल टाइम पेमेंट कर सकता है, क्यूआर और मोबाइल नंबर से पेमेंट्स की जा सकती हैं, ठीक है। साथ में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी 50,000 पर डे की है, ठीक है। कितनी है? 50,000 पर डे की, ठीक है। वहीं पे और अगर हम बात करें पर ट्रांजैक्शन क्या लिमिट है, तो पर ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट हो जाती है 10,000 की, ठीक है। पर ट्रांजैक्शन 10,000 भेज सकते हो और पूरे दिन में 50,000 की यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, पर डे की। क्लियर है? अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। मोबीक्विक सिस्टम, जिसका पूरा नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, इसके करंट सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। क्लियर है? नाउ इसके साथ ही नोट करना है आपको, एक और न्यूज है कि जो क्रेड है आपका, ठीक है, क्रेड फिनटेक कंपनी है, इसे भी आरबीआई का अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए सीबीडीसी को, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने लॉन्च किया था आपका बीटा वर्जन ई वॉलेट का, ठीक है। कौन सा वर्जन लॉन्च किया था? बीटा वर्जन, जो डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड द येस बैंक, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज अनाउंस्ड a co-lending partnership with the Piramal Finance to offer loans to the middle and low income borrowers in a rural and semi-urban areas। तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है को-लेंडिंग पार्टनरशिप किसके साथ? पिरामल फाइनेंस के साथ, ऑफर करने के लिए लोन्स किन्हें? जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स हैं उनको। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर आरबीएल बैंक, ठीक है। आरबीएल बैंक ने ये को लेंडिंग पार्टनरशिप की है पिरामल फाइनेंस के साथ, और इसी टाइप की को लेंडिंग पार्टनरशिप पिरामल फाइनेंस ने की है एक तो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ की है, एंड कौन से बैंक के साथ की है? दूसरा आपका बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है। दूसरा आपका बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक, एंड तीसरा बैंक हो गया आपका आरबीएल बैंक। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आरबीएल की। आरबीएल बैंक जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1943 में। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में, और एमडी एंड सीईओ है आर सुब्रमण्य कुमार। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू अनवील रियल टाइम क्लैरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रियल टाइम क्लैरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को? तो इट इज डन बाय योर पंजाब नेशनल बैंक। इसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। और इस इंटीग्रेशन सॉल्यूशन के साथ मतलब बेसिकली इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसे और अच्छा किया जाए, और जो कंप्लेन मैनेजमेंट है उसको ऑटोमेट करने के लिए ये चीज़ अनवील की गई है, ये चीज़ लाई गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। करंट एमडी एंड सीईओ इसके हैं आपके अशोक चंद्रा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन।
ओके, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च रिसीव मनी क्यूआर विजेट फॉर एंड्रॉइड यूजर? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है किसको? रिसीव मनी क्यूआर विजेट को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय योर पेटीएम। ठीक है, पेटीएम ने इसे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यूज किया है और आईफोन यूजर्स के लिए ये इसे पहले ही आपका लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? बेसिकली आपका जो स्मार्टफोन का होम स्क्रीन है उसी से आप जो है पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन करें और उसके बाद पेमेंट करें। तो ये चीज़ क्लियर हुआ? फाइन। नाउ पेटीएम ऐसा करने वाली पहली कंपनी बनी है जिसने इस टाइप का जो फीचर है वो लॉन्च किया है। नाउ पेटीएम की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं आपके विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में और 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आपकी विच इज़ कि जो आपके पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के आपके जो सीईओ हैं करंट, उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि ये अपना रेजिग्नेशन देंगे और इनका जो टेन्योर होगा आपका वो कब तक फिनिश होगा? 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद इंडोसेट टू ट्रांसफॉर्म इंडोनेशियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम एज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव? तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने इंडोनेशिया की इंडोसेट कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि इंडोनेशिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको और एनहांस किया जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ AI ऑन OS। ठीक है, ये जो कंपनी है आपकी गुरुग्राम बेस्ड कंपनी, इस कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ है इंडोसेट का। ठीक है, अब जो एमओयू है इसका मेन फोकस आपका है किस चीज पे? टूरिज्म, नॉलेज इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। तो तीन चीजों पे इसका मेन फोकस रहेगा। इसका काम रहेगा AI की मदद से हम जो है टूरिज्म को जो है इंक्रीज करें, ताकि टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी जो जीडीपी है इंडोनेशिया की वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा है नॉलेज इकोनॉमी। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ये कोलैबोरेशन यहाँ पे करेंगे इसके थ्रू AI मतलब जो आपकी इंडोनेशिया की जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको यहाँ पे ये AI स्किल्ड आई मीन जो है AI से रिलेटेड आपके स्किल्स हैं वो यहाँ पे जो है सिखाए जाएंगे वहाँ पे, ताकि जो नॉलेज इकोनॉमी है, जो इंडोनेशिया की पोजीशन है बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी में, वो बढ़ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल आएंगे AI स्किल, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया की पोजीशन है इन दी नॉलेज इकोनॉमी इन नॉलेज वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब क्या होगा? AI की मदद से AI टूल्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। फाइन, तो ये तीन चीज़ें क्लियर हुई। नाउ एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि रिसेंटली दोनों जो कंपनीज हैं यहाँ पे इंडोसेट और AI ऑन OS, इन दोनों ने यहाँ पे बोला है कि ये स्टैब्लिश करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद, अब यहाँ पे ये दोनों कंपनी तो है और ये जो है यहाँ पे जो चाइनीज फर्म है डीप सीक, इसकी मदद से ये सेटअप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जकार्ता में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। AI ऑन OS जो है इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी, अप्रैल 2024 में, और को फाउंडर इसके कौन है? राहुल भाटिया एंड CP गुरनानी। ओके, एंड दिस कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंटरग्लोब एंड एसागो ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी CP हैज लॉन्च अ डिजिटल repository for India's security market which is named as TASH। तो रिसेंटली सेबी ने लॉन्च की है इंडिया की डिजिटल रेपोजिटरी 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, और इसका नाम रखा गया है आपका धरोहर। ठीक है, क्या नाम है इसका? धरोहर नाम है। और इसका काम क्या रहेगा? बेसिकली इसका मेन पर्पस है कि जो हमारी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के हेरिटेजेस हैं, रिच हेरिटेजेस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, उसके लिए ये आपका लॉन्च किया गया है, और इसमें आपके लगभग 3000 असेट्स इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल, इंटरव्यू, हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर, ये सब आपके रखे गए हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है, तो ये पब्लिक के लिए जो है ओपन रखी गई है, इसे कोई भी आपका जो है एक्सेस कर सकता है। ठीक है,
पूरा नाम इसका क्या है, धरोहर माइलस्टोन इन अ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द आईसीसी अवार्ड 2024 इन अ मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कैटेगरी। तो आईसीसी अवार्ड 2024 जो है इन मंथ ऑफ जनवरी आपके दिए गए थे। ये जो अवार्ड्स हैं आईसीसी इसको इन अवार्ड्स को देता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस अवार्ड को देता है ऐसे आपके प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स जो ओवरऑल फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। टोटल 13 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है एंड इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2004 में इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है इस कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, और ये आपके पहले इंडियन फास्ट बॉलर बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को 2 यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे है सर ग्राफिल्ड सोबर ट्रॉफी, इनको दी गई है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए, एंड दूसरा आपका इनका अवार्ड है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। ओके, दोनों ही चीज़ों के लिए इनको ये ट्रॉफी दी गई है। देन नेक्स्ट है स्मृति मधाना, इनको भी विमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया है। इसके अलावा तीसरे आपके प्लेयर हैं अर्शदीप सिंह, जिन्हें आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स में जो आपकी न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है जिनका नाम है अमिला केर, इनको आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का दिया गया है। इसके अलावा इन्हें आईसीसी विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये दिया गया है अफगानिस्तान के अजमतुल्ला ओमार जाई को। देन नेक्स्ट है आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है श्रीलंका के कैमिंडो मेंडिस को। देन आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपके साउथ अफ्रीका की एंड्री ड्रेक्सन को। नेक्स्ट आपका अवार्ड आ जाता है आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ये दिया गया है नाम्बिया के गरहार्ड एरास्मस को। देन आईसीसी विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है इंडिया की ईशा ओझा को। एंड डेविड शेफर ट्रॉफी दी गई है फॉर द आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 के लिए, किसको, आपके इंग्लैंड के रिचार्ड इलिंगवर्थ को। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपका अवार्ड है आईसीसी मेंस टीम ऑफ द ईयर 2024 के। तो इसमें 11 प्लेयर आपके हैं, जिसमें से आपके एक यशस्वी जायसवाल है इंडिया से। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा, ये सारे इंडिया से हैं। बाकी आपके बेन डाकेट, केन विलियमसन, जॉय रूट, हैरी ब्रूक, कैमेंडू मेंडिस, इन सबको यहाँ पे इस कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर ये भी आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, इसमें आपके इंडिया के ओपनर में रोहित शर्मा को रखा गया है। देन नेक्स्ट आपका जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईसीसी विमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, इसमें इंडिया की स्मृति मधाना, ठीक है, इनको एज अ ओपनर यहाँ पे रखा गया है। एंड देन दीप्ति शर्मा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है आईसीसी विमेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, इसमें आपके अगेन इंडिया की स्मृति मधाना है एंड ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा को भी यहाँ पे रखा गया है। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसके चेयरमैन है जय शाह और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका दुबई यूएई में, एंड इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द KRBL लिमिटेड हैज अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन राइस ब्रांड इंडिया गेट। तो KRBL क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस मिलर्स है एंड ये बासमती राइस एक्सपोर्टर्स भी हैं। ठीक है, नाउ अब इंडिया में आपने इंडिया गेट के बारे में बहुत सुना होगा। इंडिया गेट बासमती राइस जो है कितने ऐड चलते हैं, तो उसी ऐड में अब फीचर किया जाएगा आपके अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके,
नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में कवर करते हैं KRBL लिमिटेड जो है, इसके कारण CMD कौन है? इनका नाम है अनिल कुमार मित्तल। क्या नाम है? अनिल कुमार मित्तल। एंड इसकी शुरुआत 1889 में की गई थी, पंजाब में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलेक्जेंडर लुकाशेनो वॉज रिसेंटली री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th कंसेक्यूटिव 5-year टर्म। तो इनमें से कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, री इलेक्ट किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेलारूस के ये प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट किए गए हैं। वहीं पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है इनकी अलेक्जेंडर लुकाशेनो की। नाउ बेलारूस के बारे में बात करें तो कैपिटल इसकी है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसियन रूबल, एंड इसके कारण आपके प्राइम मिनिस्टर हैं रोमन गोलोवेंचेंको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो रिसेंटली इन जनवरी लॉन्च द NVS-02 सैटेलाइट, जो आपका नेविगेशनल सैटेलाइट सीरीज में सेकेंड सैटेलाइट है। ठीक है, इसरो ने इसे लॉन्च किया है फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। विद द लॉन्च ऑफ दिस मिशन, इसरो हैज कंप्लीटेड इट्स डैश लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट। तो रिसेंटली आपका जो श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट है, इसका 100th मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है विद द लॉन्च ऑफ दिस NVS-02 सैटेलाइट। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका 17th फ्लाइट था GSLV सीरीज का, एंड इट इज द 11th, इट इज योर 11th यूजिंग द इसरोज क्रायोजेनिक इंजन। ओके, NVS-02 की बात करें, जो नेविगेशनल सैटेलाइट है, ये रिप्लेस करेगी IRNSS-1E को, जो आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसको ये रिप्लेस करेगी एंड एनहांस करेगी इंडिया के नेविगेशन कैपेबिलिटीज को। ठीक है, नाउ NVS-02 जो है ये सेकेंड सैटेलाइट था। अगर हम बात करें फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था, तो ये मई 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था NVS-01। ठीक है, NVS-01 सैटेलाइट। ओके, जो सैटेलाइट है NVS-02, ये जो सैटेलाइट है इसे डिजाइन, डेवलप और इंटीग्रेट किया गया है UR राव सैटेलाइट सेंटर में। ओके, इसका वेट आपका था अप्रोक्सीमेटली 2250 kg का, कैपेसिटी इसकी है 3 किलोवाट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्चर्स एंड एस्ट्रोफिजिस्ट ऑफ विच कंट्री डिस्कवर्ड अ न्यू जायंट रेडियो गैलेक्सी, जिसका नाम है इनखाताजो यूजिंग अ मीरकेट टेलीस्कोप। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इस रेडियो गैलेक्सी को? तो आंसर हियर इज इट इज फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है एंड यूजिंग देयर मीरकैट टेलीस्कोप। ओके, अब यहाँ पे जो गैलेक्सी है इसका नाम रखा गया है इनखाताजो, जिसका नाम है, जिसका मतलब होता है साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में ट्रबल। ओके, now next question है what is the name of a recently discovered black hole which was identified using the James Webb Telescope and चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो रिसेंटली एक आपका ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है LID 568। क्या नाम है इसका? LID 568, जिसको डिस्कवर किया है कौन से टेलीस्कोप ने? नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में। क्लियर है, ये जो ब्लैक होल है आपका, ये आपका एग्जिस्ट करता है सिंस 1.5 बिलियन ईयर्स, मतलब 1.5 बिलियन ईयर से ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ये हमारी जो गैलेक्सी है उसके बीचों बीच पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि जो 76th एडिशन था रिपब्लिक डे का, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी के ओकेजन पे चीफ गेस्ट आपके कौन थे? प्रबावो, इनका नाम है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। देन इस ओकेजन पे, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे 942 पर्सन्स जो हैं फ्रॉम द पुलिस, फायर, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस एंड करेक्शनल सर्विसेज, इनको जो है गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सिन्हा तो डांस, जो आपका हिमाचल का फोक डांस है, ठीक है, हाथी कम्युनिटी का जो आपका फोक डांस है,
इसको शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस चीज को पहली बार शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे नोट करना है, अभी हमने बात की कि गैलेंट्री मेडल्स जो है, गैलेंट्री एंड सर्विसेज मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। तो इनमें से 95 जो है गैलेंट्री मेडल्स थे। प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आपके 101 थे एंड 746 जो है ये आपके अवार्ड थे मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस के। ठीक है, आप रिपब्लिक डे की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। क्योंकि 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इफेक्ट में लाया गया था और तभी से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जो है इसके रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 26 जनवरी को जो फ्लैग है वो अनफ्लेयर किया जाता है या वो होस्ट किया जाता है, और दोनों में से या तो अनफ्लेयर किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, और होस्ट करते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन उसे होस्ट करता है या अनफ्लेयर करता है। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों में से कौन सी चीज होती है और करता कौन है। ठीक है, ये चीज परफॉर्म कौन करता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं 26 जनवरी के। तो 3 गवर्नमेंटल स्कूल बैंड्स जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया था 76 रिपब्लिक डे परेड में, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है। और ये जो 3 गवर्नमेंट स्कूल बैंड्स थे ये सेलेक्ट किए गए थे आपके नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन से, जिसमें 16 बैंड्स ने जो है compete किया था। एंड ड्यूरिंग द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो संजय सेठ हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इनके द्वारा जो नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन है इसके जो विनर्स थे उनको अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 26 जनवरी की परेड थी इसमें 31 जो झांकियां हैं, ठीक है, टैब्लियक्स जो है, टैब्लियक्स मतलब झांकियां जो दिखाई जाती हैं, राइट। तो 31 टैब्लियक्स जो है 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से और 10 मिलिट्रीज एंड डिपार्टमेंट से दिखाई गई थी यहाँ पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज टैब्लियट जो है उसको फीचर किया गया था रिपब्लिक डे परेड में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अप्रूव किया था जीवन रक्षा पदक सर्विसेज सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2024 फॉर 49 इंडिविजुअल्स, जिसमें से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से उत्तम जीवन रक्षा पदक थे 9 एंड जीवन रक्षा पदक आपके थे 23। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने 58 मेंशन इन डिस्पैचेस अवार्ड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो है उनको अप्रूव किया है, जिसमें से 4 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांति अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, 55 अवार्ड तो आपके इंडियन नेवी के ऑपरेशंस को दिए गए हैं, जैसे 14 दिए गए हैं ऑपरेशन रक्षक को, 8 हैं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को, देन 6 ऑपरेशन हिफाजत को। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके 55 अवार्ड्स दिए गए हैं। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 अवार्ड्स दिए गए हैं ऑपरेशनल संकल्प के लिए। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प के लिए। ओके, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने अप्रूव किए थे प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल एंड तटरक्षक मेडल फॉर 8 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सन। ठीक है, तो इनके लिए ये अवार्ड भी इन्होंने अप्रूव किए थे। पहला आपका है प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, ये दिया गया है एडीजी अनिल कुमार हरबोला जी को एंड आईजी उमेश कुमार शर्मा को। दूसरा आता है गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, वो था डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज का पहला वाला। दूसरा है गैलेंट्री के लिए कमांडर अंशुमन रोत्री। देन नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट कमांडर मनीष सिंह एंड समीर राजन, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए तटरक्षक मेडल है ये दिया गया है आईजी ज्योतिंद्रा सिंह को, डीआईजी अतुल जोशी एंड षणमुगम जो शंकर हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड गजेंद्र सिंह शेखावत हैज लॉन्च वेव्स बाजार इनिशिएटिव अहेड ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जो आपकी हुई थी 5 से 9 फरवरी को। ठीक है, तो इससे पहले आपका लॉन्च किया गया था वेव्स बाजार इनिशिएटिव, और ये आपकी जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई थी, ये आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी।
फरवरी के मंथ में ये हुई है। एंड वेव्स बाजार की अगर हम बात करें तो वेव्स बाजार क्या है, ये आपका एक ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे जिसका मेन मोटिव क्या था, जिसको डिज़ाइन किया गया था कि हमारे जो क्रिएटर्स हैं, बायर्स एंड कोलैबोरेटर्स हैं, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे फिल्म हो गया, टीवी हो गया, आपका म्यूजिक फर्म्स, ये सब हो गए। तो इनके जो क्रिएटर हैं, बायर हैं, कोलैबोरेटर हैं, उनको एक ही जगह पे लाया जाए, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर पाए। ओके, नाउ यहाँ पे जो है 3 इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए थे। एक तो वेव बाजार इनिशिएटिव हो गया, नेक्स्ट इनिशिएटिव है वेव्स अवार्ड, ठीक है, वेव्स अवार्ड जिसका रजिस्ट्रेशन आपका 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होना है, ओपन होना है। इसके अलावा 3 नए चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक आपका है वाव उस्ताद, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को जो क्लासिकली ट्रेंड वोकलिस्ट हैं कि ये अपना टैलेंट जो है, ये अपने स्किल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड दिस इज ड्रिवन बाय द दिल्ली घराना इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड दूरदर्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेक द वर्ल्ड वियर खादी। ये इनिशिएटिव जो है, ये चैलेंज जो है, इसका मेन काम है प्रमोट करना खादी को इंडिया में और ग्लोबली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है चैलेंज रेसोनेट द ईडीएम चैलेंज। इसको होस्ट किया था इंडियन म्यूजिक एसोसिएशन ने। किसने होस्ट किया था? इंडियन म्यूजिक एसोसिएशन ने। एंड ये चैलेंज जो है, ये इनवाइट करता है आर्टिस्ट को, कंपोजर को, म्यूजिशियन को और परफॉर्मर को एक ही प्लेटफॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम अराउंड द ग्लोब टू शोकेस देयर एक्सेप्शनल टैलेंट्स इन अ इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अ फॉरेन ट्रेड दैट इज DGFT हैज लॉन्च्ड द एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ अ ओरिजिन 2.0 system to simplify the certification process for exporters and improve trade efficiency। तो रिसेंटली जो DGFT है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इन्होंने लॉन्च किया है एक एनहांस्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है एक्सपोर्टर्स का, ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए, एंड इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड एफिशिएंसी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका मेन जो क्वेश्चन है कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है आपके DGFT के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम है संतोष कुमार सारंगी, ठीक है, क्या नाम है? संतोष कुमार सारंगी। और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next question है, which northeastern state has signed an MOU with a Digital India Bhashini division of a Ministry of Electronics and Information Technology for a multilingual governance। तो recently जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक MOU साइन किया है आपका किसके साथ? डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ। और ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था, आंसर यहाँ पे क्या है होगा आपका, इट इज योर त्रिपुरा। एंड ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था अगरतला, त्रिपुरा में। अगरतला जो है कैपिटल है त्रिपुरा की, यहाँ पे एक आपका जो है वर्कशॉप हुआ था, स्टेट लेवल वर्कशॉप, जिसका नाम था भाषिणी राज्यम, ठीक है, क्या नाम था इसका? भाषिणी राज्यम। और इस वर्कशॉप के दौरान ये अग्रीमेंट को साइन किया गया था, ठीक है। अब त्रिपुरा जो है ऐसा करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है, ठीक है, एज वेल एज द 8th इंडियन स्टेट टू साइन MOU विद अ भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, या भाषिणी जिसे आप कह सकते हो, जिसकी शुरुआत आपकी जुलाई 2022 में की गई थी। इसको लॉन्च किया गया था भाषिणी इनिशिएटिव को 2022 में, एंड इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत हमने लॉन्च किया था, इंडिया में लॉन्च किया गया था, ठीक है। भाषिणी का काम क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट का कुछ आपका इनिशिएटिव है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी स्कीम है, वो सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो, ताकि जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। तो ये इस एम के साथ, इस मोटिव के साथ लॉन्च किया गया था। नाउ डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन की बात करें तो करंट CEO इसके हैं अमिताभ नाग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी, ठीक है। Now next वो क्वेश्चन है, which state government has signed 61 MOUs with worth rupees 15.70 lakh crore at the 55th annual meeting of a World Economic Forum which was held in Switzerland। डावोस स्विट्जरलैंड में आपकी हुई थी। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने 61 MOUs इस मीटिंग में आपके जो है साइन किए हैं, which is of worth
विच इज ऑफ आउटले ऑफ रुपीज 15.70 लाख करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे 61 MOU साइन किए हैं और ये MOUs आपके रिलेटेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स, फिर ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एंड वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये आपके रहेंगे। ठीक है, कुछ MOUs हम देखते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे कल्याणी ग्रुप के साथ इनका MOU साइन हुआ है 5250 करोड़ का, और ये MOU आपका साइन हुआ है, ये जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली जो कल्याणी ग्रुप के द्वारा दी गई है, ये आपको यूज होएगी इन अ डिफेंस, स्टील एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स में। ठीक है, दूसरा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ आपका जो है MOU साइन हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, विच इज ऑफ वर्थ 16,500 करोड़, और ये इन्वेस्टमेंट भी आपकी डिफेंस और ऐसे सेक्टर्स में लगाई जाएगी जो जनरेट करेंगे 2,450 जॉब्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बालासोर अलॉयस लिमिटेड, इसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका आपका अमाउंट है 17,000 करोड़ का, और ये स्टील और मेटल के जो आपके सेक्टर्स रहेंगे उस सेक्टर्स में इसकी इन्वेस्टमेंट को यूज किया जाएगा। एंड सेम फॉर दी वज्र प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 12,000 करोड़ का ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का विद दी वज्र प्रोफाइल्स। ओके, अदर MOUs आपके हैं, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ MOU साइन हुआ है 71,795 करोड़ का, ताकि यहाँ पे सेटअप किया जा सके, महाराष्ट्र में सेटअप किया जा सके डेटा सेंटर को। देन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है 12,000 करोड़ का, किस चीज़ के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए कंट्री का पहला ऑप्टिक पार्क जो आपका महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा। और इसका जो इनॉग्रेशन है या जो ये प्रोजेक्ट है आपका, ये कब स्टार्ट होएगा, 2028 से, और इट विल कंटिन्यू टिल द 2035। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है एसर रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ 8,000 करोड़ का अग्रीमेंट है, और ये अग्रीमेंट आपका मतलब इस अग्रीमेंट के तहत डेवलप किया जाएगा 2 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। ओके, देन है आपका नेक्स्ट आता है सलाम किसान, इसमें आपका 300 करोड़ का, मतलब ये जो कंपनी है ये 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी आने वाले 7 सालों में। किस चीज़ के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, ड्रोन्स को स्टैब्लिश करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, एंड क्रिएट करने के लिए 2 लाख ट्रेन ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 1,000 करोड़ का जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है बूस्ट करने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है तुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है 500 करोड़ का, एक्सपैंड करने के लिए मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आपके अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को, जिसका अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है वर्थ 12,780 करोड़ का फॉर डेवलपिंग द एंकर मेगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने 11 MOU साइन किए हैं महाराष्ट्र के साथ विद अ वर्थ ऑफ $40 बिलियन। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका हीरानंदानी ग्रुप, जिसका 51,600 करोड़ का अग्रीमेंट साइन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। देन JSW ग्रुप का अग्रीमेंट साइन हुआ है महाराष्ट्र के साथ फॉर रुपीज 3 ट्रिलियन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, बिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम बैटरीज को। ठीक है, उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए बेसिकली। फाइन, नाउ इसी के साथ तेलंगाना ने भी यहाँ पे बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है तेलंगाना के साथ, कितने का, 500 करोड़ का, और ये जो अमाउंट है ये कहाँ पे लगाई जाएगी, फॉर स्टैब्लिशिंग दी इंटीग्रेटेड प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी जो आपकी सेटअप की जाएगी तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट आता है सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका अमाउंट आपका है अग्रीमेंट का 45,500 करोड़ का, और ये 3 पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके सेटअप करेंगे नगर कुरनूल। देन नेक्स्ट आता है मचेरियल एंड मुलुंगू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट आता है अमेजॉन वेब सर्विसेज का, इनके साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है, महाराष्ट्र के साथ तो हुआ था, अब तेलंगाना के साथ भी ये अग्रीमेंट साइन हुआ है 60,000 करोड़ का, और ये इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सपैंड करना डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कहाँ पे, तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट आपका आता है CTRLS डेटा सेंटर्स लिमिटेड, इनके साथ अग्रीमेंट आपका 10,000 करोड़ का साइन हुआ है स्टैब्लिश करने के लिए AI डेटा सेंटर्स क्लस्टर्स को, जिसकी कैपेसिटी रहेगी आपकी 400 मेगावाट की। देन उर्सा क्लस्टर्स जो है, इनके साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है
5,000 करोड़ का स्टैब्लिश करने के लिए 100 मेगावाट एआई पावर डेटा सेंटर आपको तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट आता है ब्लैकस्टोन। इसके साथ 4,500 करोड़ का अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये इस इन्वेस्टमेंट से डेवलप करेंगे 150 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर फैसिलिटी अगेन इन दी हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अदर की पॉइंट्स हैं, जैसे इस मीटिंग के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएससी की आपकी एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने एक आपका जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे रिलीज किया था, विच इज ब्लूप्रिंट टू क्लोज द विमेंस हेल्थ गैप, हाउ टू इम्प्रूव लाइव्स एंड इकोनॉमीज फॉर ऑल। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था, इसमें हाईलाइट किया गया था विमेन स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंजेस जो कंट्रीब्यूट करेंगे 400 बिलियन यूएस डॉलर को इन अ GDP एनुअली बाय ईयर 2040। ओके, नेक्स्ट इज इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है 250 मिलियन यूएस डॉलर की, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसने दी है, बेल्जियम की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है AB InBev। ठीक है, इनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिलनी है। अभी ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इंडिया को 250 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी, और ये इन्वेस्टमेंट हम यूज़ करेंगे जैसे महाराष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और साउथ इंडियन के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया जो है, इन्होंने इनका 6 साल का जो काम है, जो 6 साल की इनकी इम्पैक्ट जर्नी है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी। उससे पहले इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं, जैसे C4IR जो है, इसको 2018 में आपका लॉन्च किया गया था विद नीति आयोग एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ फाउंडिंग पार्टनर, और इसका काम क्या था, प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इंडिया में। ओके, और यही काम जो इन्होंने आपका किया है 6 सालों में, वो उसके बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, और इनका टारगेट क्या है, इनका एम क्या है कि ये आने वाले टाइम में 10 मिलियन सिटीजन्स को रीच करे। ओके, और ये आपका ये C4IR इंडिया है, ठीक है, ये जो आपका सेंटर है, इसका मेन फोकस किस में है, हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, कटिंग एज एरियाज में, जैसे आपका क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है, ये इस पे फोकस करता है, स्पेस टेक्नोलॉजीज पे आपका फोकस करता है, और इसके कुछ की प्रोजेक्ट्स हैं जैसे AI फॉर इंडिया 2030, दूसरा प्रोजेक्ट है स्पेस इकोनॉमी इनिशिएटिव, और तीसरा आपका जो प्रोजेक्ट है इट इज एविएशन इनोवेशन ऑटोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन। ओके, तो ये इस चीज पे फोकस करता है। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं। इसके कारण प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है, बॉर्ज ब्रैंडे, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कोलोनी स्विट्जरलैंड में, और शुरुआत कब हुई थी, 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द RBI हैज रिप्लेस्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ओवर अ गवर्नेंस इश्यूज एंड पेमेंट डिफॉल्ट्स। तो रिसेंटली RBI ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा दिए हैं एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एमिड ऑफ द गवर्नेंस इशू एंड पेमेंट डिफॉल्ट्स, मतलब फ्रॉड्स की यहाँ पे फ्रॉड को देखते हुए इन्होंने जो है इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हटा दिया था। एंड रिसेंटली RBI हैज अपॉइंटेड योर राम कुमार, ठीक है, दे हैव अपॉइंटेड राम कुमार एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंडिया एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो जो AIHFL है, इसके MD एंड CEO आपके रहेंगे काजल अजियाज इल्मी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2016 में आपकी की गई थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑनलाइन पेमेंट ऐप दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद फिनटेक यात्रा 2025 एज अ प्रिंसिपल पार्टनर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द कंट्री। तो इनमें से कौन सी आपकी पेमेंट ऐप है जिसने रिसेंटली जो है एज अ प्रिंसिपल पार्टनर जो है पार्टनरशिप की है, अग्रीमेंट किया है फिनटेक यात्रा 2025 के साथ, ठीक है, प्रमोट करने के लिए डिजिटल लिटरेसी को इंडिया में। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज डन विद दी भीम। ठीक है, भीम ने ये चीज की है फिनटेक यात्रा 2025 के साथ, एंड इस कोलैबोरेशन के तहत आपके 200 से ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा NGOs के थ्रू, एंड दे विल फर्दर प्रोवाइडेड विद दी ट्रेनिंग। ठीक है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इनको ट्रेन किया जाएगा थ्रू द ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। ओके, अब ये ट्रेनर जो होंगे ये फर्दर जो कम्युनिटीज हैं
उनको यहाँ पे एजुकेट करेंगे, ठीक है। These trainers will equipped to educate communities and further ये उनको सिक्योर डिजिटल पेमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च आई स्पॉट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल इश्यूज। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है आई स्पॉट पोर्टल को किस चीज के लिए, रिपोर्ट करने के लिए टेक्निकल इश्यूज को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी ने इसे लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। पहले जो है ईमेल के द्वारा इन ग्लिचेस को जो है रिपोर्ट किया जाता था, सेबी को बेसिकली मेल के थ्रू बताया जाता था अबाउट दीज ग्लिचेस, बट नाउ पोर्टल के थ्रू ये काम किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद KFN टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड अडॉप्शन ऑफ अ नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है, ठीक है, कौन सा आपका फाइनेंशियल कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है KFN टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ ताकि ये इम्प्रूव कर सके एक्सेसिबिलिटी और अडॉप्शन किसका, नेशनल पेंशन सिस्टम का। तो आंसर हेयर इज HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। कौन सा आपका कंपनी है, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और करंट MD एंड CEO इसके हैं धीरज रेली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो इंडिया की पहली आपकी स्टील कंपनी बनी है जिसने डेवलप किया है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स को। तो इट इज योर टाटा स्टील, ठीक है। कौन सी कंपनी है, इट इज द टाटा स्टील कंपनी। एंड ये जो कंपनी है इन्होंने सक्सेसफुली इसे डेवलप किया है, ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लायंट API X65 ERW जिसे हम ISO 3183L4505 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स। कौन सा स्टैंडर्ड, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट 5L स्टैंडर्ड के तहत इनको मैन्युफैक्चर किया गया है एंड दे आर स्पेशली डेजिग्नेटेड एज अ ग्रेड X6 और ये प्रोड्यूस किए गए हैं यूजिंग दी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और प्रोसेसिंग इसकी हुई थी टाटा स्टील के खोपोली प्लांट में जो मुंबई में लोकेटेड है एंड इसे मैन्युफैक्चर किया गया था टाटा स्टील के कलिंगा नगर प्लांट उड़ीसा में, ठीक है। टेस्टिंग कहाँ हुई है, इट इज कंडक्टेड बाय योर RINA कंसल्टिंग सेंट्रो सिविलोपो मटेरियली SPA इटली में इसकी टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा हमें नोट करना है इंडिया का एम क्या है, ठीक है, किसको लेके, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया का एम है कि हमें 2030 तक प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड विद अ पोटेंशियल टू इंक्रीज दी 10 मिलियन मेट्रिक टन्स फॉर द एक्सपोर्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो ये हाइड्रोजन कंप्लायंट स्टील पाइप्स है इनकी जो डिमांड है ये आपकी शुरू होगी 2026-27 से एंड इट इज एस्टिमेटेड कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी रहेगी ओवर 350 किलो टन आने वाले 5 से 7 सालों में, ठीक है। नाउ टाटा स्टील की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है TV नरेंद्रन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक और बैंक्स हैज वॉन द IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024। इंडियन बैंक एसोसिएशन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 के अभी रिसेंटली आपके दिए गए थे। 7 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं एंड इन सारी 7 कैटेगरीज में 2 बैंक जो हैं इन्होंने सारी कैटेगरी में अवार्ड हासिल किए हैं। ये कौन से 2 बैंक हैं, एक तो सिटी यूनियन बैंक हो गया आपका, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आपकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024 जिसको मुंबई महाराष्ट्र में आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे RBI के डेप्यूटी गवर्नर द्वारा जिनका नाम है T रावी शंकर, ठीक है। कौन सी 7 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट, बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अडॉप्शन में, दूसरा आ जाता है आपका बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन बेस्ट AI एंड मशीन लर्निंग एडॉप्शन में, बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट इज बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक। तो ये 7 कैटेगरीज जो हैं इनमें ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी फर्दर 3 कैटेगरी आपके हो जाती हैं, विनर, रनर अप एंड स्पेशल मेंशन,
ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट कैटेगरी में HDFC बैंक ने टॉप किया है। देन बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड SBI बैंक को दिया गया है। देन बेस्ट AI एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एडॉप्शन एंड बेस्ट IT रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स it goes to the Bank of Baroda. Best Technology Talent and Organization and Best Technology Bank Award ये दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें IBA की, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की, तो इसके करंट चेयरमैन है MB राव। इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच टीम वॉन द इनॉग्रल विमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल 2025? तो इनमें से कौन सी टीम है जिन्होंने फर्स्ट एवर विमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल जीता है? तो जो आपका जनवरी के मंथ में हुआ था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज ओडिशा वॉरियर जो टीम थी, इन्होंने फाइनल मैच जीता था एंड इन्होंने जो है सिक्योर किया है विमेंस हॉकी इंडिया लीग का पहला टाइटल। ठीक है। फाइनल मैच में डिफीट इन्होंने किसी किया था? JSW सूरमा हॉकी क्लब को, जो आपका पंजाब, जो बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा का आपका जो है हॉकी क्लब है, इसको इन्होंने फाइनल मैच में डिफीट किया था। इसके अलावा अदर विनर्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट गोलकीपर यहाँ पे रहे थे आपके सविता पूनिया फ्रॉम द JSW सूरमा हॉकी क्लब। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ज्योति रुमावत। देन टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट ये दिया गया है यिवी जेंसन फ्रॉम ओडिशा वॉरियर एंड चार्लोटे एंग्लोबर्ट फ्रॉम JSW सूरमा हॉकी क्लब। ठीक है। नेक्स्ट है अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये दिया गया है सोनम को फ्रॉम द JSW सूरमा हॉकी क्लब। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।